हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करें क्या हम। यस ओके। अभी अपन कहाँ तक पढ़ चुके हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फटाफट से रिवीजन ले लो। शॉर्टकट में अपन पकड़ लेते हैं कि कंप्यूटर पढ़ लिया, हार्डवेयर पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। हार्डवेयर के हमने टाइप्स पढ़ लिए पूरे। सॉफ्टवेयर के जो था सिस्टम सॉफ्टवेयर पे एक क्वेश्चन था, दैट इज एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन इसके बाद हमने डेटाबेस पढ़ा, डीबीएमएस पढ़ा, राइट। एंड देन अब जो हम पढ़ रहे, राइट, अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट डेटाबेस। नाउ आपको मैं बता दूं डेटाबेस और डीबीएमएस में जो हमने क्वेश्चंस किए वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। टास्क ऑफ डीबीएमएस, ओके, ऑपरेशन ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस में डेटा मॉडल्स हमने पढ़ लिए, हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, राइट। देन अब इसके बाद जो हमारे पास आता है दोस्तों, दैट इज अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस आ रहा है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अब डेटाबेस के थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम। नो, ये बोलते हैं साहब 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इज डेटाबेस एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स। दूसरा आता है हमारे पास डेटा वेयरहाउस एंड तीसरा आता है दोस्तों दैट इज डेटा माइनिंग, ओके ना। अब ये 3 कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि देखो होता क्या है ये, ओके। तो चलिए आ जाइए, अपन डायग्राम भी देखते हैं यहां पे। यस नो सी, अगर मैं यहां पे डेटा वेयरहाउस देखता हूं, इमेजेस पे आते हैं, ओके। सबसे पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूं यहाँ पे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डेटा वेयरहाउस, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, एंड देन पढ़ेंगे हम बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में पढ़ना है हमें डेटा वेयरहाउस, देन डेटा माइनिंग एंड देन डेटा एनालिटिक्स, ओके। सबसे पहले आता है दोस्तों डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या होता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखो, राइट, और ये डायग्राम अगर हम पकड़ रहे हैं, राइट, तो ये डायग्राम हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ना। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है एंड देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। एंड यहाँ पे आ रहा है ईटीएल, अगर आपको ये दिख रहा हो ईटीएल आ रहा है हमारे पास, ओके। नाउ ईटीएल के बाद जो है हमारा बन रहा है डेटा वेयरहाउस। एंड यहाँ पे ये राइट साइड पे अगर आप देखोगे डायग्राम पे, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स दिख रहे हैं। तो ये आपका पहला हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन इसके बाद एंटरप्राइज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ओके। देन इसका हमने ईटीएल किया, बताता हूँ ये डिटेल बताता हूँ, सिर्फ शब्दों को अभी आप पकड़ना। ईटीएल हमने किया तो डेटा वेयरहाउस बना हमारे पास, एंड देन ये डेटा वेयरहाउस जिस भी यूजर को चाहिए वो यूजर अपने अपने कंप्यूटर से ये डेटा वेयरहाउस को एक्सेस कर रहा है। नाउ अब इसी डायग्राम को हम अपने दिमाग में रख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ओके। नाउ अभी तक हमने बताया आपको कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस। डेटाबेस जो बना है दोस्तों, ध्यान से समझना, बहुत सारे बिट्स को मिला के बना है। तो बहुत सारे बिट्स को मिला के बना तो डायरेक्टली डेटाबेस नहीं बना, क्या बना, बाइट बना। बहुत सारे बाइट को मिला के हमने कॉलम बनाया, फील्ड बनाया। बहुत सारे फील्ड को मिला के हमने रिकॉर्ड बनाया। बहुत सारे रिकॉर्ड को मिला के हमने फाइल बनाया, एंड देन बहुत सारे फाइल को मिला के हमने क्या बनाया दोस्तों, डेटा बेस बनाया, राइट। यस, जैसे एग्जाम्पल आप अब समझना, सपोज मान लो मैं यहाँ पे मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, और मैंने एक असाइनमेंट दिया। क्या दिया आपने, असाइनमेंट दिया, ओके। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, क्लास का एग्जांपल ले सकता हूँ, ओके, और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का एग्जांपल ले सकता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ ना। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्लास चल रही है और ये क्लास है कॉमर्स क्लास, ठीक है, एंड कॉमर्स क्लास फॉर एग्जीक्यूटिव, राइट, जो फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले। तो यहाँ पे बहुत एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ बच्चा यहाँ पे क्लास में बैठा हुआ है, और आज की डेट में मेरे पास ऐसा कोई भी डेटाबेस नहीं है जो कॉमर्स से रिलेटेड मेरे को इंफॉर्मेशन दे सके। तो मैं अपनी क्लास के बच्चों को बोला कि मैंने यार चलो तुमको असाइनमेंट देता हूँ, और जितने भी बच्चे हैं मेरे क्लास में, ओके, वो अलग अलग फील्ड से लाके मुझे डेटा प्रोवाइड करेंगे। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्या हुआ, मैंने असाइनमेंट दिया, तो सपोज मान लो ये बंदा था, ये बंदा था, ये अलग अलग लोग थे, ओके। मैंने अलग अलग लोगों को इंफॉर्मेशन दी। मैंने क्या बोला, एक को असाइनमेंट क्या दी, भैया आप मुझे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड डेटा आप कलेक्ट करके लाके दो। तो
आप मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेटा, आप जो भी करो, R&D करना है R&D करो, बुक्स को रेफरेंस में लेना है बुक्स को रेफरेंस में लो, तो आप क्या करो, ये एक डेटाबेस बनाओ। ओके, अब डेटाबेस बनाना है तो बोले सर ठीक है, किस फॉर्म में बनाऊं मैं, तो बोले एक फॉर्मेट आप रेडी कर लो, चाहे वो टेबल फॉर्मेट हो या पैरा फॉर्मेट हो, राइट। बट इस फॉर्मेट को ध्यान से समझना, आप जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मुझे डेटा ला के दोगे, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइम का होना बहुत जरूरी है, कि मुझे पता चलना चाहिए ये डेटा किस टाइम पे आया गया है, किसने लाया है, और ये किस टाइम का डेटा है। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग टाइम पे लॉन्च होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, तो वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो जिस टाइम पे चेंज आए, तो टाइम के साथ वो डेटा मेरे पास आना चाहिए। बोले सर ठीक है, आपको मिल जाएगा ना। इसी तरीके से मैंने इस बंदे को कॉस्ट से रिलेटेड डेटा लाने की बात की, कि आप कॉस्टिंग से रिलेटेड जो है वो डेटा मुझे लाके आप प्रोवाइड करोगे। बोले ठीक है सर। मैंने इसको बोला बेटा आप इनकम टैक्स से रिलेटेड पूरा डेटा मुझे लाके दोगे। बोले ठीक है सर। देन इसको मैंने बोला कि आप मेरे को फाइनेंस से रिलेटेड पूरा डेटा लाके आप प्रोवाइड करोगे। बोले ठीक है सर। ओके, मैंने इसको बोला कंपनी लॉ से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आप लाके मुझे दोगे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन इसको मैंने बोला आप मुझे GST का डेटा लाके दोगे। बोले ठीक है सर। ना मेरी बात अब ध्यान से समझना दोस्तों, ये इतना सारा जो डेटा है ध्यान से समझना ना। अब ये जो डेटा ला रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेटा, ओके, ये जो आ रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेटा, ओके, ये अपने आप में क्या बन गया, एक डेटा बेस बन गया। क्या बन गया, ये डेटा बेस बन गया। ओके, इस अगर डेटाबेस को हम एक्सेस करते हैं, इस एरिया को हम अगर एक्सेस करते हैं, तो मुझे पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला डेटा जो है वो मिल जाएगा। मैं इस डेटाबेस को एक्सेस करता हूं तो मुझे कॉस्टिंग से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। मैं इस डेटाबेस को एक्सेस करता हूं तो मुझे इनकम टैक्स का डेटा मिल जाएगा। इस डेटाबेस को एक्सेस करूंगा तो मुझे फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बस्टिंग, फॉरेक्स मैनेजमेंट, ओके, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल में, ये ऐसे डेटा मुझे मिल जाएंगे। भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर का मतलब क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर का मतलब क्या। तो अगर ये मुझे चाहिए तो मुझे इस डेटाबेस में जाना, मतलब अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग फील्ड के डेटा रखे हुए हैं, राइट। ओके, कंपनी लॉ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉ के जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे मिलेंगे। एंड GST से रिलेटेड जितना भी डेटाबेस है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूं? यस। पर एक बात मेरे को बताओ, मेरी बात ध्यान से समझना। ओके, अगर मैंने बोला मैंने 19 साल के लिए, कितने के लिए बेटा, 19 ईयर्स के लिए एसेट लीज पे लिया। ओके, तो ये बताओ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पास जाना पड़ेगा। AS 19 वहां पे मैं अप्लाई करूंगा। मेरी बात ध्यान समझ रहे हो, तो सर्च में मारूंगा भाई ये कहां पे आ रहा है। ओके, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये डेटा कहां पे है दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आ रहा है। बात समझ। फिर मैंने पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है। मैंने क्या पूछा इससे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या। भाई साहब वो आपको डेटा यहां पे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, वही कॉस्टिंग वाला डेटा बताएगा। ओके, मैंने बोला, ध्यान से समझना, मैंने बोला मेरी एनुअल इनकम 40 lakhs है। ओके, टैक्स कितना लगेगा, इनकम टैक्स कितना लगेगा, ये इंफॉर्मेशन ना ही आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेगा, ना ही कॉस्टिंग में मिलेगा। आपको कहां पे मिलेगा बेटा, इनकम टैक्स में मिलेगा। तो आपको इनकम टैक्स वाला डेटाबेस जाना पड़ेगा, राइट। देन इसके बाद इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कंपनी लॉ से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, जो भी आपको डेटा चाहिए वो रिस्पेक्टिव डेटाबेस में आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डेटाबेस है ये डेफिनेटली क्या है दोस्तों, अलग अलग है, राइट। तो अगर अकाउंटिंग का डेटा चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाओ, कॉस्टिंग का डेटा चाहिए तो डेटा कॉस्टिंग के डेटाबेस पे जाना चाहिए। कॉस्टिंग का डेटा कभी भी इनकम टैक्स के डेटाबेस में नहीं मिलेगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। अब मेरे को आप एक बात बताओ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा हूं। ओके, यस ना, मेरे को आप बताओ, मैंने कहा परचेज मेरा 5 लाख का है, या सपोज मान लो चलो 50 लाख का, ठीक है। सेल्स मेरा है 90 lakhs का,
ओके, स्टॉक मेरा है 10 lakhs का से सपोज, ओके। ना मेरे को बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, एक मैंने ये पूछा, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा ये मैंने पूछा। तो अब बताओ ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा, कॉस्टिंग बताएगा, इनकम टैक्स बताएगा, फाइनेंस बताएगा, कंपनी लॉ बताएगा, जीएसटी बताएगा, कौन बताएगा? कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपसे अभी पूछ रहा जीपी कितना। फिर मैंने बोला, ध्यान से समझ रहे, पहला क्वेश्चन था मेरा, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछा जीपी रेशियो मेरा कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट तो इतना है, फिर मैंने पूछा जीपी रेशियो कितना होगा मेरा, और तीसरा मैंने पूछा बताओ इनकम टैक्स कितना होगा, राइट। अगर मैंने ये 3 इंफॉर्मेशन आपको दी और ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को आप एक चीज बताओ, बस मैं सॉल्यूशन नहीं जानना चाहता हूं, मैं जानना क्या चाहता हूं पूछ रहा हूं, क्या ये जीपी रेशियो और इनकम टैक्स क्या आपको किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस से मिलेंगे या अलग अलग डेटाबेस से मिलेंगे? अलग अलग डेटाबेस से मिलेंगे, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता देगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलता है, ओके। बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या बोला मैंने? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर जाना है तो आपको फाइनेंशियल वाले डेटाबेस पे जाना पड़ेगा, और इस पे इनकम टैक्स कितना आएगा वो आपको इस पे जाना पड़ेगा। तो आपको इस 3 इंफॉर्मेशन को अगर एक्सेस करना है या 3 इंफॉर्मेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको तीनों डेटाबेस पे अलग अलग जाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला ऐसा क्यों ना किया जाए कि मैं ऐसी कोई चीज प्रोवाइड करूं कि जैसे ये तीनों इंफॉर्मेशन निकालनी है ऑटोमेटिक ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, तीनों इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए। बोले कैसे आएगी सर? मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप एक काम करो, जैसे आप पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर डेटाबेस के पास जा रहे हो तो आप सिंपल एक काम कर लो। क्या करना है आपको? सर आप ना यहां पे सारे डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? लिंक कर दो। रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर पाया था आपको, राइट। और यहां पे मैंने क्या बोला कि सारे डेटाबेस को एक दूसरे से जोड़ दो, मतलब सारे जो डेटा है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। आपको देखो मैंने एक्सेल में दिखाया था कि कैसे हम डेटा को लिंक करते हैं, कि एक डेटा को एक्सेस किया दूसरा डेटा अफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें बेटा पहले दिखाने का मतलब ये है कि जब नए कॉन्सेप्ट्स आए तो मैं आपको विजन दे सकूं, राइट। तो कभी भी मैं कोई भी चीज डिटेल में बताता हूं तो आप समझ लेना बेटा कि ये कहीं ना कहीं आपके विजन के लिए यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं इस तरीके से डेटा को कनेक्ट कर सकता हूं। तो इनकम टैक्स अगर इनकम इतना आ गया तो इनकम टैक्स अपन निकाल लेंगे, जीपी आ गया तो जीपी रेशियो अपन निकालेंगे, जीपी निकालना है तो सेल्स माइनस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, मेरा जीपी आ जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इतनी चीजें अपने को करनी थी, तो मैंने जैसे इसको लिंक कर दिया। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। अब अगर मैं इसको लिंक करता हूं तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बेटा इंटीग्रेटेड डेटाबेस। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटीग्रेटेड डेटाबेस, राइट। बट अपन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस। नाउ अब आप पूछोगे सर ये इंटीग्रेटेड डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में क्या फर्क होता है? मैंने देखो, इंटीग्रेटेड डेटाबेस का मतलब होता है जहां पे हम एक साथ बहुत सारे डेटाबेस को एक दूसरे से क्या कर दें? लिंक कर दें, ठीक है। नाउ अब सोचो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी इंटीग्रेटेड डेटाबेस में। क्या आएगा? जब आप कोई नया डेटाबेस क्रिएट करोगे, ध्यान से समझना, या आप इसमें कोई नया डेटा डालते हो, ओके, या आपने एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज कर दिया, ध्यान से समझना, ओके। तो क्या होगा दोस्तों? ये जो आपने इंटीग्रेशन किया है, जो आपने एक डेटा को दूसरे डेटा से लिंक किया हुआ है, वहां पे अफेक्ट हो सकता है। कि आपने क्या किया, जैसे सपोज मान लो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे एक नई चीज आपने ऐड कर दी, नेट प्रॉफिट, राइट। तो क्या अब नेट प्रॉफिट को भी सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा? यस, नेट प्रॉफिट को सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। नो, अब जो इनकम टैक्स निकालना है वो नेट प्रॉफिट पे निकलेगा, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट पे, बराबर है। क्योंकि नेट प्रॉफिट कुछ नहीं था तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? नेट प्रॉफिट, क्योंकि वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम नहीं था। बट अब जब आ गया तो अब जो इनकम टैक्स निकलेगा किस पे निकलेगा? नेट प्रॉफिट पे निकलेगा, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट पे निकलेगा। तो अब इनकम टैक्स को जो अकाउंटिंग से लिंक करना, वो कैसे लिंक होगा? कि जो इनकम है नाउ इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेट
प्रॉफिट नॉट ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आपने एक डेटाबेस में चेंज किया तो उससे रेलेवेंट जितने भी चेंजेस हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका पूरा जो डेटाबेस है वो गलत रिजल्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। बोले सही बात है सर। तो मैंने कहा एक काम करो, इस डेटाबेस को आप इंटीग्रेट मत करो, राइट क्योंकि इंटीग्रेट किया तो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, बट जो आपने डेटा पहले रखा हुआ था वो डेटाबेस आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटाबेस क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो पुराने डेटाबेस की जो इंफॉर्मेशन, जो एक साल पहले डेटाबेस था, वो डेटाबेस अब आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं हो क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया। ओके यस। तो ये बोलते हैं साहब, तो पुराने डेटा का क्या होगा, जो पुराना डेटा था उसका अगर आपको सेल्स ट्रेंड एनालिसिस करना, तो अब सेल्स की बात आपको करनी तो 10 साल का सेल चाहिए, राइट। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस आपको अपडेटेड डेटाबेस मिलता है। मतलब कल अगर 5 लाख सेल था और आज जो है 3 लाख की सेल बढ़ गई, तो आज का जो डेटाबेस है, अगर आप डेटाबेस से पूछोगे भाई बता आज कितना सेल, टोटल सेल कितना, बोलेगा 8 लाख, क्योंकि उसको पता है कि 5 लाख पहले हुई थी, 3 लाख अभी हुई है, तो टोटल हो गया 8 लाख। अब उसके पास अगर टाइम नहीं होगा तो कैसे बताएगा कि पिछले साल 5 लाख था, करंट में 3 लाख है, तो नहीं बताएगा। बट अगर आप ऐसे करते हो, और अगर आप ऐसे करते हो कि से सपोज पिछले साल का मेरे को नहीं चाहिए, करंट ईयर का बता कितना चाहिए, पिछले साल का जो था वो डेटाबेस गया, राइट। आज का डेटाबेस क्या है, जैसे देखो इनकम टैक्स में चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप बताओ पिछले साल का इनकम टैक्स प्रोविजन क्या था, क्या आपको वो जरूरत पड़ती है कि अगर उसका चेंज हो गया तो नहीं, तो आप उसको क्या कर देते हो, हटा दे। तो आज का जो इनकम टैक्स का करंट डेटाबेस है वो 2 साल पहले की इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। तो अगर आपको ये देखना है कि भैया 5 साल पहले इनकम टैक्स प्रोविजन क्या था, ओके, तो वो आपको आपके उस डेटाबेस से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेटाबेस क्या है, अप टू डेट है, वो आज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, 5 साल पहले की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, राइट। तो ये कभी भी बोलता है कि डेटाबेस को कभी भी इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें क्या होती है, हॉचपॉच हो जाती है। तो उसने क्या बोला, तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ये बताओ वो जो पुराने डेटाबेस थे उसका क्या होगा, बोले उसका टेंशन मत लो, वो भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूं। बोले कैसे, डेटाबेस में तो नहीं, हाँ डेटाबेस में नहीं हो सकता ऐसा, बट डेटा वेयर हाउस में हो सकता है। बोले कैसे, मैंने देखो आपने जितने भी यहां पे डेटाबेस बनाए हुए थे, ध्यान से समझना, कितने डेटाबेस बनाए थे बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये 6 ब्लॉक यहाँ पे बना लो, एंड दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डेटाबेस। तो डेटाबेस से ये टोटली अलग है ना। यहाँ पे बोलता है साहब ये आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेटा ना। अब जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, तो ये जो डेटाबेस था ये वाला, इस डेटा को हमने क्या किया दोस्तों, कॉपी कर दिया। ध्यान से समझना, क्या किया यहाँ पे, कॉपी कर दिया। ओके ना, मेरी बात ध्यान समझना, ये जो आज का डेटाबेस है सपोज 2008 का है, ओके। तो यहां पे टाइम आ गया कि यहां पे जो डेटा है वो 2008 का है, ओके। देन इसके बाद कॉस्टिंग का डेटा आया, कॉस्टिंग का डेटा भी मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, यहां पे ये पूरा कॉपी हो गया। देन इसके बाद इनकम टैक्स का डेटा हमने लाया यहां पे, तो इनकम टैक्स आ गया, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। देन फाइनेंस का डेटा यहां पे आया, हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। कंपनी लॉ का डेटा आया यहां पे, हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट, ओके। एंड ये जीएसटी का डेटा आया दोस्तों, यहां पे जीएसटी का डेटा क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। मतलब जो आप इंटीग्रेशन यहां पे कर रहे थे, आप इंटीग्रेशन मत करो, इसको अलग अलग रख दो, ओके ओके ना। अब क्या करूं मैं, यहां पे क्या होगा, मतलब अब मैं आपको बोल रहा हूं ये जो डेटा है, ध्यान से समझना बेटा, ये जो डेटा है, ओके, ये कॉपी पेस्ट डेटा है। एक कॉपी यहां पे, फर्स्ट कॉपी इसकी, एंड इसकी जेरोक्स जो डेटा है वो यहां पे है, राइट, यस। मतलब मैंने क्या ले लिया, डेटा का एक बैकअप ले लिया, ओके। बट अब ये 2008 का डेटा है। नाउ 2009 जब आया तो क्या इसमें चेंज होगा, बोलो जरा फटाफट से, यस चेंज होगा। तो जो 2009 का डेटा है इसमें चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ, सारे में चेंजेस हो गए होंगे, यस। जो भी चेंजेस आए, तो डेट 2009 में 3 तरीके के डेटा आएगा, या तो कुछ नया आएगा तो आप वो ऐड कर दो इसमें, या चेंजेस आएंगे तो ऑल्टर कर दो, ए फॉर ऑल्टर हो गया, और कुछ डिलीट हो जाएंगे उसको आप माइनस कर दो। तो चेंजेस में बेसिकली 3 ही होता है, या तो कुछ नया आता है, या तो अमेंडमेंट्स चेंजेस होते हैं, या तो वो चीजें डिलीट हो जाती है। तो ये जो भी था,
मैंने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में, ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, एग्जिस्टिंग डेटाबेस में चेंज कर दिया तो ये अपडेटेड हो गया। बट डेटा वेयर हाउस में जो 2008 का डेटा था, क्या वो अपडेट हुआ? वो अपडेट नहीं हुआ। क्या हुआ? अभी भी एज इट इज है, यस। बट मैंने कहा इस ईयर का भी डेटा मेरे को चाहिए, बोले यस, बट इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, इसने बोला इसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। अब जो 2009 का डेटा बन रहा है, ध्यान से समझना, 2009 का डेटा अगेन पेस्ट होगा, कॉपी एंड पेस्ट होगा, यहां पे पेस्ट होगा, यहां पे पेस्ट होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो मतलब डेटा वेयरहाउस क्या दे रहा है आपको? 2008 का भी डेटा सेपरेटली दे रहा है, 2009 का भी दे रहा है। से सपोज इनकम टैक्स में मैं बोलता हूं 2008 में सपोज मान लो 10% टैक्स था स्ट्रेट वे से सपोज, ओके, और आपने इसको क्या कर दिया दोस्तों, अब 2009 में से सपोज यहां पे इसको 15% कर दिया, ओके। तो नाउ अब ये अपडेटेड डेटा कितना दिखाए? 15%। 10% दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। बट डेटा वेयरहाउस क्या बोलेगा कि 2008 में इनकम टैक्स 10% था, ये कितना था दोस्तों? 15% था। मेरी बात अगर आपको यहां पे समझ में आ जाए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अलग अलग साल का अलग अलग डेटाबेस क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया क्या? यस। क्या मैं यहां पे बोल रहा हूं, क्या यहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर है? एक बार जो डेटा यहां पे आ गया, डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता है। तो सबसे पहला डेटा यहां पे क्या है दोस्तों? परमानेंटली है। यहां पे डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, अब यहां पे क्या करना है? मैंने कहा भाई मेरे को ये इंफॉर्मेशन एक साथ चाहिए। मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन मेरे को 2008 में क्या है, 2009 में क्या है, 2010 में क्या है चाहिए। अब बताओ जरा फट से, क्या ये इंफॉर्मेशन जीपी रेशियो इनकम टैक्स आपको एनालाइज करना है? ध्यान से समझना, आपको क्या करना है दोस्तों? एनालाइज करना है। तो ये एनालिसिस क्या डेटाबेस के थ्रू पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो क्या ये डेटा वेयरहाउस में पॉसिबल होगा? यस। बट कब होगा दोस्तों? जब यहां पे इन सारे डेटाबेस को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो दूसरा मैंने डेटा वेयरहाउस में क्या करना है कि जो डेटा परमानेंट है इसको आप क्या कर दो दोस्तों? इंटीग्रेट कर दो। राइट, यहां तक क्लियर हो? यस। तीसरी बात, मेरी बात ध्यान से समझना, अब जब आप ये टाइम लिख रहे हो दोस्तों, तो यहां पे टाइम का फॉर्मेट होता है। से सपोज मान लो मैंने DDMMYY कर दिया, ओके। तो ये बोलता है 10th Feb 2008, ओके, 10th Feb 2008। बट 2009 में इसने लिखा 11th Feb 2009, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे 2009 में DDMM, तो सपोज मान लो उसने 11th Feb 2019, तो मैंने पूछा ये डेट क्या है, तो बोलता है 2 नवंबर 2009 है। ये क्या बोला इसने? 2 नवंबर। और मैंने पूछा ये क्या है, तो ये बोलता है 10th Feb 2008 है। मैंने कहा ये कैसे? मैंने कहा ये DDMMYY था और यहां पे गलती से मैंने MMDDYY कर दिया। तो नाउ इस केस में क्या होगा दोस्तों? एनालिसिस में गड़बड़ आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहां पे वो बोलेगा 10th Feb का है और यहां पे ये बोल रहा है साहब 11th Feb नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? 2 नवंबर। तो साहब वो 2 नवंबर एक्चुअल में था, राइट, बट वो गलती से क्या रीड हो सकता है कि ये 11th Feb का डेटा है। तो हमेशा याद रखना कि यहां पे जो फॉर्मेट है वो हमेशा स्टैंडर्ड तरीके से यूज होगा। यहां पे जो टाइम का फॉर्मेट है दोस्तों वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो आप सब समझते हो, इतनी चीजें समझ में आ गई। डेटा यहाँ पे परमानेंट है, इंटीग्रेटेड है, स्टैंडर्डाइज। और क्या बोल सकते हैं? क्या ये कॉपीड डेटा है? क्या ये कॉपीड डेटा ऑफ डेटाबेस का है? जल्दी बोलो फट से। यस, इट इज अ कॉपीड डेटा ऑफ डेटाबेस। तो यहां पे डेटाबेस अलग चलेगा एंड डेटा वेयर हाउस जो है दोस्तों वो अलग चलेगा। सो व्हाट इज डेटा वेयर हाउस? डेटा वेयर हाउस इज अ सेट ऑफ डेटाबेसेस, set of number of databases where the data is stored on permanent basis, integrated manner, standardized form। क्या मैं यहां तक सही बोल रहा हूं? यस, सही बोल रहा हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूं, राइट। ये फॉर्मेट वगैरह की हमने बात यहां पे डिस्कशन कर लिया, इंटीग्रेशन का डिस्कशन कर लिया, ओके। नाउ ये डेटा वेयर हाउस जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, ठीक है, ये बोलता है साहब
ये जो डेटा वेयरहाउस है क्या सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये डेटा वेयरहाउस बन जाएगा? नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। देन इसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके ये एक डेटा गो डाउन बनेगा। तो इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? डेटा गो डाउन। यहां पे डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, यहां पे आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं पर जाने वालों के कदमों के निशान नहीं मिलते। तो यहां पे तो दोस्तों जो आएगा तो आते हुए कदमों के निशान मिलेंगे। डेटा कभी जा रहा है, ऐसा यहां पे डिलीट हो रहा है, ऐसा कभी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो एक बार यहां पे डेटा स्टोर हो गया, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। बट क्वेश्चन मेरा ये आता है, क्या आपने इनकम टैक्स एक बार में, इनकम टैक्स का डेटा एक बार में बना दिया था? क्योंकि इनकम टैक्स इज अ ब्रॉड टर्म, राइट? इसमें बहुत सारी चीजों को मिलके हमने इनकम टैक्स बनाया। नंबर 1, पहले मैंने पूरा सैलरी बनाया, राइट? फिर मैंने हाउस प्रॉपर्टी बनाया, फिर मैंने पीजीबीपी बनाया। क्या अलग अलग है ये? बिल्कुल। क्या फिर मैंने कैपिटल गेन बनाया, फिर मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाया, फिर मैंने यहाँ पे डिडक्शन बनाया, राइट? देन यहाँ पे मैंने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, राइट? तो इतनी चीजें मिलके क्या बना रही हैं दोस्तों? इनकम टैक्स बना रही है। क्या बना रही है? इनकम टैक्स बना रही है। तो सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी हो गया, ओके, कैपिटल गेन हो गया, आईओएस हो गया, डिडक्शन हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हो गया, ओके, सेल्फ टैक्स असेसमेंट, एडवांस टैक्स हो गया। तो जब आप इतनी चीजें बनाते हो, राइट, तब जाके पूरा इनकम टैक्स बनता है। तो ये जो है दोस्तों, दिस इज नॉट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटाबेस। This is called as what? Database. And ये जो है set of databases is called as data warehouse. But what is this? Salary, HP, PG? It is a part of database. क्या बोलता हूँ मैं? Part of single database, not a part of data warehouse. Database is a part of data warehouse. But सैलरी जो है वो पार्ट ऑफ डेटा बेस है, ना कि पार्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजिकली डेटा मार्ट। क्या बोलते हैं? डेटा मार्ट। डेटा मार्ट इज अ पार्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, पक्की बात है। तो आगे मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे डेटा मार्ट बनाने पड़ेंगे। डेटा मार्ट को मिला के सेट ऑफ डेटा मार्ट्स बिकम्स व्हाट? डेटा बेस। एंड सेट ऑफ डेटा बेस बिकम्स व्हाट? डेटा वेयर हाउस। मेरी बात समझ में आई क्या? यस। अब बताओ, ये जो डेटा वेयर हाउस है इसमें कितना डेटा रखा हुआ? बहुत डेटा रखा हुआ। क्या आप मैनुअली जाके इसमें एक एक डेटा कहाँ पे रखा है चेक कर सकते हैं क्या? नहीं समझा सर, मैंने बताया। चलो डेटा वेयरहाउस को फॉर द टाइम बिंग के लिए गूगल मान लेते हैं, ओके? तो गूगल में कौन सा डेटा कहाँ पे रखा है आप ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या दिया जाता है आपको? एक सर्च इंजन दिया जाता है। डेटा वेयरहाउस में अगर आपको रेलेवेंट डेटा ढूंढना है, क्या बोला मैंने? रेलेवेंट डेटा, मतलब जो आप जानना चाहते हो। जैसे मैंने गूगल में बोला, मैंने गूगल में तो ऐसे हजारों करोड़ों लाखों वेबसाइट्स अवेलेबल है, बट मैंने कहा उन लाखों करोड़ों वेबसाइट में से मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसका नाम है facebook.com। तो मैंने क्या किया? गूगल सर्च इंजन में, अगर मान लो मुझे फेसबुक नहीं पता था या मैंने सोशल नेटवर्किंग के लिए सर्च मारा, तो वहां पे उसने ढूंढा facebook.com, और facebook.com जैसे ही सर्च हुआ तो फेसबुक का पेज ओपन हो गया, राइट? तो इस डेटा वेयर हाउस में से ये जो पेज निकला है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेलेवेंट डेटा। बट एज अ रिजल्ट आपको क्या करना पड़ा? सर्च करना पड़ा। तो दैट सर्च करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? सर्च इंजन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सर्च इंजन। और सर्च इंजन में क्या होएगा? ध्यान से, डेटा माइनिंग होगी। सर्च इंजन क्या करेगा? डेटा माइनिंग करेगा। मतलब जैसे ही आप सर्च इंजन पे जाओगे, वो डेटा वेयरहाउस के पूरे डेटाबेस को क्या करेगा? सर्च करेगा, एंड देन आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो अल्टीमेटली सर्च करने के बाद उसने जो रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड किया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग प्रोसेस, राइट? समझ में आया क्या? यस। और मैं इस डेटा माइनिंग के जरिए, क्या बोला मैंने? इस डेटा माइनिंग के जरिए ये जो डेटा वेयरहाउस है, बताओ स्मॉल डेटा या बिग डेटा? इट्स अ बिग डेटा, बिग डेटा, ओके? और इस बिग डेटा को क्या करना मुझे से सपोज एनालाइज करना है।
एक तो मुझे रेलेवेंट डेटा चाहिए था, फेसबुक दे दो। अच्छा, इसमें मैं बोल सकता हूँ साहब सेल्स का भी डेटा रखा होगा, यस रखा होगा, फाइनेंस वाले डेटा में आपको सेल्स का डेटा मिल जाएगा। आपने डेटा माइनिंग प्रोसेस किसके लिए किया, पर्पस था आपको, पर्पस था, यस पर्पस था, रेलेवेंट डेटा चाहिए था, बट रेलेवेंट डेटा किसके लिए चाहिए था, सेल्स ट्रेंड के लिए। तो यू वांट टू डिटरमाइन व्हाट सेल्स ट्रेंड, डिटरमाइन व्हाट सेल्स ट्रेंड। ओके ना, अब आपको सेल्स ट्रेंड निकालना है, तो सेल्स ट्रेंड आप कैसे निकालोगे दोस्तों ना, यहां पे आएगा ईयर, फिर यहां पे आएगा सेल्स अमाउंट, राइट, ओके, एंड और निकालना चाहो कमीशन कितना दिया है सेल्स में, ये आ जाएगा। ओके, देन कमीशन के साथ आपको अगर ये देखना है कि मैंने इस साल सेल्स टैक्स कितना पे किया, से सपोज मान लो जीएसटी, ओके कितना पे किया ना, ये आपको क्या करना है दोस्तों, एनालिसिस करना है। अब जब यहां पे आप डेटा वेयरहाउस में सेल्स हर साल देखो, यहां पे ये डेटाबेस से पॉसिबल नहीं होगा, डेटा वेयरहाउस से ही पॉसिबल हो, क्योंकि यहां पे टाइम वाइज डेटा रखा हुआ है दोस्तों, क्या रखा हुआ है यहाँ पे, टाइम वाइज डेटा रखा हुआ। तो इसने जब सर्च किया फाइनेंस डेटा में जाके, तो इसने बोला सेल्स 2008 का, सेल्स 2008 का, तो 2008 का सेल्स से सपोज रखा था 10 लाख, ओके, देन 2009 में गया तो आया साहब 12 लाख, ओके, 2010 में गया तो आया साहब 13 लाख, ओके, 2011 में गया आया साहब 14 लाख, ओके, देन इसके बाद 2012 में गया, अगेन आ गया 8 लाख, ओके। तो जब आपने एनालिसिस किया तो आपको ये फिगर मिला, एंड आपको तुरंत सिस्टम ने जवाब दिया साहब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, सेल मेरा नो, अब ध्यान से समझना, इसको मैंने एनालिसिस किया, और इसको एनालिसिस करने के बाद मैंने बोला रिजल्ट दो। पैराग्राफ में नहीं चाहिए, पैराग्राफ बहुत लंबा होएगा, पढ़ने को नहीं पढ़ा जाता साहब, एक काम करो ग्राफिकल फॉर्म में दे दो, ग्राफ्स में दे दो, और ग्राफ्स में दिया तो इसने बोला साहब ये रहा सेल आपका, ये पढ़ अचानक ऐसा हो गया ना, ये जो ग्राफ आएगा आपको ना, अब आप ये ग्राफ देखोगे आपको तुरंत विद इन अ साइट आपको समझ में आ जाएगा साहब इस ईयर में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, एंड यू कैन टेक इमीडिएट एक्शन, आप चेक कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू व्हाट, डेटा वेयर हाउस। ओके, तो ये सेल्स आ गया, ये सपोज मान लो सेल्स का भी, फिर सेल्स के साथ कमीशन, तो से सपोज आपने 5% दिया, ओके, तो 5% कमीशन आ रहा था, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगा, और ये कमीशन ऐसे आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 5%, तो मतलब इससे समझ में आ जाएगा जो कमीशन है वो कांस्टेंट है एट द रेट ऑफ 5%। जीएसटी जो आप दे रहे थे दोस्तों वो 18% पे था, तो वो अप्रोक्स कहीं यहां पे जाएगा, और ये भी अचानक ऐसा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो? और ये तीनों एनालिसिस आप एक साथ कर सकते हो, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू व्हाट, डेटा वेयर हाउस, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू व्हाट, डेटा वेयर हाउस। यहां तक समझ में आया आपको, यस? ओ भाई क्या हो गया, ओके, नाउ आगे हम डेटा वेयर हाउस देखते हैं, एंड देन इसके बाद यहां पे आते हैं कि ये क्या बोल रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं। ओके, सो नाउ अगर अब हम डेटा वेयर हाउस देखते हैं, ठीक है, तो अब अगर इतना समझ में आ गया है डेटा वेयर हाउस की जरूरत क्यों पड़ती है, डेटा वेयर हाउस की अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो यहाँ पे देखो पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन अभी डिस्कस किया ना। ये क्या बोलता है, डेटा वेयर हाउस इज अ रिपोजिटरी, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसको, यस ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेटा वेयर हाउस इज अ रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब कलेक्शन, ओके, ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा मतलब डेटाबेस, राइट, यस डेटाबेस, एंड मेंटेन्स द इंटीग्रिटी मतलब सिक्योरिटी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि डेटा वेयर हाउस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस where the data is stored in a secured manner,
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनऑथराइज यूजर उतने बड़े डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली हमने वहां पे सिक्योरिटी लगाई होगी। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, डेटा वेयरहाउस का बेसिकली दो काम है। नंबर वन, ध्यान से, डेटा का क्या करना, एनालिसिस। अभी अभी दिखाया था सेल्स ट्रेंड को मैंने एनालाइज किया एंड देन उसको रिपोर्ट किया, फैसिलिटेटिंग व्हाट, रिपोर्टिंग। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है, डेटा वेयरहाउस इज अ रिपोजिटरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस। ये देखो यहां पर ना, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो एक हमारे पास आ रहा है, दैट इज सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इस डायग्राम में बोलता है कि यहाँ पे ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इस वाले डेटा बेस में सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कस्टमर की क्वेरीज, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर किन किन चीजों की डिमांड कर रहा है, कस्टमर की क्वेरीज क्या, सारी चीजें। ओके, दूसरा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बोलते हैं साहब, यहाँ पे एंटरप्राइज से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये डेटा वहाँ पे अवेलेबल, कौन कौन से मशीन्स हैं, राइट, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये जो मॉड्यूल है ये बोलता है कि यहाँ पे ये गुड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कितने रॉ मटेरियल यूज होते हैं, कितने फिनिश्ड गुड्स हैं, कितना आपने रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कंज्यूम किया हुआ है बनाने के लिए, कितना आपने रॉ मटेरियल एज इट इज सेल कर दिया है, कितना आपके पास करेंटली फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल है, कौन सा फिनिश्ड गुड्स किसको आपने दिया हुआ है, ये पूरा इंफॉर्मेशन गुड्स का जो है दोस्तों, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रखता है, राइट। तो सीआरएम कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखेगा, ईआरपी जो है वो बाकी सारे रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन रखता है अदर देन कस्टमर एंड गुड्स, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेटाबेस में थी। इसने क्या किया, इस डेटा को, जो ये तीन डेटा रखे थे, इनने ETL किया। जैसे ETL का नाम फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। क्या बोला मैंने, एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना एंड लोड कर देना। तो अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी कस्टमर की, वो कहाँ पे आ गई, डेटा वेयरहाउस में आ गई। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जितनी भी इंफॉर्मेशन कहाँ थी, एक जगह पे आ गई। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, कहाँ पे आ गई दोस्तों, डेटा वेयरहाउस में आ गई। देखो यहाँ पे अलग अलग लेवल है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, एंड ये अलग अलग लेवल एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, राइट। तो अब यहाँ पे तीनों डेटा यहाँ पे एक साथ आ गए, क्या करके, एक्सट्रैक्ट किया हमने डेटा, यहां से यहां पे लाया, ट्रांसफॉर्म किया। मतलब अगर हो सकता है सीआरएम में जो डेट दी हो वो DDMMYY हो, SCM में जो डेट दी हो MMDDYY हो, तो हमने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसके फॉर्मेट्स को हमने एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में रखा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में इसलिए बोलूंगा कि डेटाबेस में हो सकता है उनके अपने अपने फॉर्मेट हो, बट जब डेटा वेयरहाउस में डेटा आएगा तो वो डेटा उस फॉर्मेट में रहेगा जो डेटा वेयरहाउस में अवेलेबल है, ना कि डेटा बेस में। तो डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट अवेलेबल इन द डेटा वेयरहाउस, एंड देन वो जाके डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर हो जाएगा। तो पहले डेटा आएगा, फिर वो जो डेटा है वो अपने फॉर्मेट के हिसाब से, डेटा वेयरहाउस फॉर्मेट के हिसाब से स्टोर होगा, एंड देन लोड होगा। कॉन्सेप्ट समझना, ETL। और एक बार जब ये चीजें हो गई तो ध्यान से समझना, भले ही CRM और SCM का डेट फॉर्मेट अलग अलग रहा हो, बट जब यूजर डेटा वेयरहाउस से डेटा निकालेगा तो दोनों के डेट का फॉर्मेट जो होगा वो सेम दिख रहा होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो आप देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर है, तीसरा क्या बोलता है, ये आ गया ETL। ये रहा, it is used to come on extract data from one or more organization database and load it into the data warehouse for storage and analysis, but after transforming the data into the format available in the data warehouse. Clear? Yes. So data warehouse can be called as a storage area for, come on, processed and integrated data. राइट। तो एक तो डेटा क्या है, प्रोसेस है क्योंकि ट्रांसफॉर्म होके आया है, एंड नंबर 2 इंटीग्रेटेड डेटा है, डेटाबेस एक दूसरे से कनेक्टेड है अक्रॉस व्हाट, डिफरेंट सोर्सेज। क्लियर? यस। ना फिर ये बोलता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ये हो गया रिपोजिटरी। एक एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों जो आपको क्लियर रहेगा। पहला रिपोजिटरी है, दूसरा जो है डेटा एनालिसिस प्लस डेटा रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, तीसरा ETL कर सकता है, फोर्थ ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पे आता है नॉटी। डेटाबेस कैसा है, डेटा वेयरहाउस कैसा रहेगा, नॉटी रहेगा। एन फॉर ए नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल शब्द मैंने कहीं पे यूज किया था, आपसे याद हो अगर आपको, नॉन वोलेटाइल शब्द मैंने यूज किया था दोस्तों
रोमिंग, याद आया, नॉन वोलेटाइल होने से मतलब परमानेंट, और मैंने बताया डेटा वेयर हाउस में रखा हुआ जो डेटा है वो क्या होगा, परमानेंट होगा। तो नॉटी का एन समझ में आया, यस। ओ फॉर बोलता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, मतलब इनकम टैक्स का डेटा जो है वो इनकम टैक्स वाले पोर्शन पे ही रहेगा, मतलब हर एक डेटा को मैंने उनके सब्जेक्ट के हिसाब से डाला हूं। तो अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड डेटा है तो वह इनकम टैक्स डेटाबेस में आएगा, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा है तो फाइनेंस वाले डेटाबेस में जाएगा, कॉस्ट से रिलेटेड डेटा है तो कॉस्ट डेटा, मतलब मैंने सबको एक जगह पे नहीं रखा, रखा अलग ही है बट उसको क्या किया हुआ, इंटीग्रेट, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देन सब्जेक्ट वाइज है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, आई शुड से ओके, आपस में एक दूसरे से क्या है साहब, कनेक्टेड है। ओके सो एंड टाइम के हिसाब से आता है, यस। तो ये पता चल जाएगा कौन सा डेटा किस ईयर का, किस मंथ का, किस डेट का है, तो टाइम यहाँ पे रहेगा दोस्तों। ये चारों चीजें मैंने आपको अभी अभी डायग्राम में बताया, और जो कि सब डेटाबेस में पॉसिबल नहीं, और डेटाबेस कैन नॉट बी इक्विवेलेंट विद द डेटा वेयरहाउस। डेटाबेस अलग चीज है, डेटा वेयरहाउस अलग चीज है। यूजर कहां पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, डेटा वेयरहाउस पे काम नहीं होता। डेटा वेयरहाउस तो सिंपली क्या है, कट कॉपी पेस्ट है डेटाबेस का, तो कट तो आएगा नहीं, कॉपी एंड पेस्ट, तो यहां पे कोई भी यूजर काम नहीं करता है। तो दैट्स राइट इज कॉल्ड एज अ स्टोरेज एरिया ओनली, राइट। ओके, यहां पे देखो लिखा है वेयर हाउस इज अ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा, इट इज जस्ट अ कॉपी। यहां पे कोई ट्रांजैक्शन यूजर नहीं करता, तो जहां पे यूजर काम कर रहा है वो डेटाबेस है, और डेटाबेस में जो कुछ भी आ रहा है उसकी एक कॉपी कहां पे जा रही है दोस्तों, डेटा वेयर हाउस में, तो इट इज अ कॉपीड डेटा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्या यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है दोस्तों, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्या ये डिसीजन के लिए यूजफुल रहेगा, यस। इट इज मेंटेन्ड सेपरेटली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल, ऑब्वियसली क्योंकि आप ऑपरेशन कर रहे हो तो वहां पे डेटा ऐड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहूंगा डेटा वेयर हाउस से कोई डेटा डिलीट हो जाए या चेंज हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं डेटा वेयर हाउस में डेटा टाइम के हिसाब से एज इट इज स्टोर है, हमें पता चले कि इस टाइम पे डेटा क्या था और जब नेक्स्ट टाइम आया तो उस समय उसकी पोजीशन क्या थी। तो चेंजेस को अगर समझना है तो डेटा को एज इट इज वहां पे टाइम के हिसाब से रखना पड़ेगा। ओके, इफेक्टिव एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस कैसा, हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड समराइज डेटा, आपको फटाफट वहां पे जो डेटा है वो रेलेवेंट डेटा समराइज्ड फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में मिल जाता है। हाउएवर डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा वेयरहाउस इज नॉट सो सिंपल, ऐसा डेटा वेयरहाउस बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, डेटाबेस का एक्सपीरियंस ये होता है, डेटाबेस के टेक्निकल पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो डेटा वेयरहाउस बनाना किसी बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। क्या मैं कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, यस। पक्की बात है, 100% श्योर हूं, यस, बहुत बढ़िया। अब ये बोलता है साहब अगर डेटा वेयरहाउस समझ में आया हो, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगा, राइट। ओके, आप इतने बेटा बुद्धिजीवी हो आप लोग, समझो ना कि कोई भी चीज समझा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए, वो तो आप मस्ती मस्ती में रहते हो इसलिए आपका दिमाग इधर उधर रहता है। बट अगर आप पढ़ना चाहो, अगर आप किसी चीज को समझना चाहो, राइट, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी चीज को समझना चाहो और ना समझ पाओ, राइट। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आपकी ऐसी बुद्धिजीविता जो है वो बनी रहे और आप ऐसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को कंकड़ पत्थर के जगह पे कंकड़ पत्थर समझ के आप उसको उछालते रहो। मैं बिल्कुल ऐसे ही चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को आप ऐसे यूज करो दोस्तों कि वो आपके लिए कंकड़ पत्थर हो, राइट। ना अभी आता है दोस्तों, व्हाट आर द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय डेटा वेयरहाउस। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको डेटा वेयरहाउस बता दिया, फिर मैंने बताया था डेटा माइनिंग एंड देन डेटा एनालिटिक्स का एक जस्ट बेसिक ग्लिम्स तो यहीं पे मैंने आपको दे दिया। आगे मैं क्वेश्चन करूंगा डेटा वेयरहाउस से रिलेटेड, देन डेटा एनालिटिक्स एंड देन डेटा माइनिंग की बात अपन करेंगे। ओके ना दोस्तों, अब मुझे ये क्वेश्चन भी बताने की जरूरत नहीं, आपको लगता होगा सर यार इंट्रोडक्शन आप बहुत ज्यादा बताया। दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ कवर कर देता हूँ, यहाँ पे तो बस आप देखो पढ़ने जैसा रह जाएगा। नॉन ऑपरेशनल डेटा है, पहले ही बताया था, यूजर यहाँ पे काम नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ डेटा स्टोर होता है, लिखा है इट मस्ट यूज अ कॉपी ऑफ डेटा, राइट। यहाँ पे कोई डेटा यूजर नहीं होता है डेटा को क्रिएट करने के लिए, यूजर तो होता है डेटाबेस में जहां पे डेटा क्रिएट होता है, स्टोर होता है, अपडेट होता है। यहाँ पे तो सिर्फ डेटाबेस की क्या होती है, कॉपी होती है। देखो लिखा है इट मस्ट यूज अ कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम द एक्टिव डेटाबेस दैट अ कंपनी
company uses in its day-to-day operation, right? Okay, so that data warehouse must pull the data from existing database on a regular or scheduled basis. तो आप शेड्यूल कर लो, एक घंटे में भैया जो हो आप कलेक्ट करते जाना. ओके, नहीं एक घंटे में करना, एक दिन में कर लो, तो दिन में भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं. तो इस दिन का डेटा ये, इस दिन का, तो आपका जो एनालिसिस है दोस्तों फिर वो दिन के हिसाब से चलेगा. आर के हिसाब से करोगे तो आपका एनालिसिस आर के, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको एनालिसिस किस लेवल पे करना है. कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? यस. नॉन ऑपरेशनल डेटा क्या है? इट इज जस्ट अ कॉपीड data from active databases, active mini databases. Clear or not clear? Yes. दूसरा समझ में आ गया, टाइम वेरिएंट है. यस. इट एक्सट्रैक्ट्स द डेटा along with the time. It extracts the data along with time. ओके, एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ. क्या एग्जाम्पल बोल दिया? 5 Jan 2020 का डेटा है 10 लाख. कौन सा डेटा? सेल्स डेटा से सपोज निकाल रहे अपन. फिर 6 Jan 2020 का डेटा है. ओके, तो अब एक एक दिन में तो इतना नहीं होगा. तो सपोज मान लो मैंने चलो ठीक है 2021 कर लेते हो, तो साल भर का डेटा आ गया सपोज 20 lakhs. इस बार की सेल कितनी होगी? 20 lakhs. ओके, देन इसके बाद 7 Jan में मैंने डेटा लिया. ओके, 2022 में, तो ये आ गया सपोज 15 लाख. ओके, तो जिस तरीके से चाहो आप टाइम के हिसाब से, कहने का मतलब है आप यहाँ पे टाइम के हिसाब से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो. क्लियर? ओके. तीसरा आता है दोस्तों स्टैंडर्डाइजेशन. क्या बताया था? फॉर्मेट जो है यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्मेट होगा. अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फॉर्मेट नहीं होगा. तो डेटा इन डेटा वेयरहाउस इज ऑलवेज रिट्रीव्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. वो एग्जांपल वही आ गया DDMMYY का. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटा वेयरहाउस यूजेस वन सिंगल यूनिवर्सल फॉर्मेट for same / similar set of data. क्लियर? तो टिप्स नॉटी का यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं दिया हुआ है, राइट, कि एक डेटा दूसरे डेटा से लिंक होता है, होना चाहिए, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम टिप्स चेंज कर देते हैं. नॉट्स. नॉट्स NO मतलब क्या हो गया दोस्तों? NO मतलब क्या हो गया? ये नॉन ऑपरेशनल डेटा. ओके, T फॉर क्या हो गया? टाइम वेरिएंट. एंड S फॉर क्या हो गया दोस्तों? स्टैंडर्डाइजेशन. ये हमारा कंप्लीट हो गया. दैट इज क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय डेटा वेयरहाउस. तो तीन एक्चुअल में तो और नॉट ही होना चाहिए, बट उसने आई नहीं दिया हुआ है, तो नॉट्स पे अपन मान जाते, कोई दिक्कत नहीं है. देन ये बोलता है एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी थॉट व्हाइल डिजाइनिंग और डेटा वेयरहाउस. तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे दोस्तों, राइट, और यह जो डायग्राम मैंने आपको बताया, राइट, तो यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था किसका? इनकम टैक्स का. और इनकम टैक्स वाले केस में बताया था सबसे पहला क्या बनाओगे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, राइट, देन कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो ये आगे सबसे पहले आप बना लो. ओके, जब ये पूरा का पूरा बन जाए, पूरा सेक्शन, पूरा प्रोविजन आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाओ, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, तब आप इसको लिंक कर दो दोस्तों, किससे? इनकम टैक्स से. ओके, देन इसके बाद अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले आप मटेरियल ले आओ, फिर आप लेबर ले आओ, फिर आप ओवरहेड ले आओ, फिर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ले आओ, फिर आप मार्जिनल कॉस्टिंग ले आओ. ओके, और जब आप ये लिंक कर दो क्या बन जाएगा दोस्तों? कॉस्टिंग का डेटाबेस. तो ये डेटाबेस और ये डेटाबेस मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों? डेटा वेयरहाउस. क्लियर? यस. या तो क्या करो आप पूरा सबसे पहले ये सारी चीजें, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एक जगह पे रख लो. फिर आपको लगता है इनकम टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग कर लो. और आपको लगता है कॉस्टिंग अलग है, कॉस्टिंग अलग कर लो. फिर आपको लगता है सैलरी इनकम टैक्स में आएगा, तो आप उसको सैलरी को इनकम टैक्स में कर लो. फिर हाउस प्रॉपर्टी, मटेरियल को आप कॉस्टिंग में कर लो. तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर आपको डेटा वेयरहाउस बनाना है तो उसके दो ही तरीके, या तो आप ऐसे जाओ या तो आप ऐसे आओ. अगर आप ऐसे जाओगे तो पहले आप क्या बनाओगे? डेटा मार्ट. फिर आप क्या बनाओगे? डेटा बेस. फिर आप क्या बनाओगे? डेटा वेयरहाउस. राइट. अगर आप ऐसे आओगे तो पहले क्या बनाओगे? डेटा वेयरहाउस. राइट, पहले आपका, अगर आप इधर से इधर जाते हो तो पहले ये, फिर ये, फिर ये. और अगर आप ऐसे आते हो तो पहले ये, फिर ये, फिर ये बनेगा. बोले यस और नो? यस. तो यहां पे देखो दो अप्रोचेस दिए हुए हैं.
बॉटम अप अप्रोच, तो क्या बोलता है, पहले स्मॉल डेटा वेयर हाउस कॉल्ड डेटा मार्ट्स आर क्रिएटेड। तो सबसे पहले आप डेटा मार्ट बनाओ, फिर डेटा मार्ट से क्या बनाओ दोस्तों, डेटा बेस बनाओ, और फिर डेटा बेस को मिला के क्या बनाओ दोस्तों, डेटा वेयर हाउस बनाओ। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच। तो सबसे पहले अगर डेटा मार्ट बनाए, फिर डेटा बेस बनाए, फिर डेटा वेयर हाउस बनाए, तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर। ओके, और अगर ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर जाओगे तो पहले डेटा मार्ट, फिर डेटाबेस, फिर डेटा वेयरहाउस। ऊपर से नीचे आए तो पहले डेटा वेयरहाउस, फिर डेटाबेस, फिर डेटा मार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, डेटा वेयर हाउस बनेगा, देन डेटा बेस बनेगा, एंड देन डेटा मार्ट बनेगा। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, और इसके केस में सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, हो गया, हाँ, कंप्लीट। दो क्वेश्चन हो गए हमारे डेटा बेस के, सॉरी डेटा वेयरहाउस के ना। ये पूछता है, क्या मजे ले रहा है, रीजंस फॉर इंप्लीमेंटिंग बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। ओ माय गॉड, ये बोलता है भाई डेटा वेयरहाउस की जरूरत क्यों है, रीजंस फॉर इंप्लीमेंटिंग, क्या बोल रहा है ये, रीजंस फॉर इंप्लीमेंटिंग डेटा वेयरहाउस और बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। तो या तो बोलता है रीजन फॉर इंप्लीमेंटिंग, बताओ डेटा वेयरहाउस का क्यों आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या तो बेनिफिट, दोनों क्वेश्चन एक ही है, चाहे वो रीजन फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ डेटा वेयरहाउस बोल दे या तो बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस बोल दे, दोनों ही केस में क्वेश्चन सेम है। और ये बोलता है साहब बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब बता दिया आपको, अलग से कुछ नहीं रखना। क्या बोल रहा है, इट फोर्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन बेटर अंडरस्टैंड द डेटा। ऑब्वियसली आप अगर डेटा वेयरहाउस लगाओगे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी दैट इट इज करेंटली कलेक्टिंग एंड व्हाट डेटा इज नॉट बीइंग कलेक्टेड। तो जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो डेटा कलेक्ट नहीं हुआ, जो मिस हो गया, तो आप उसको भी बोल सकते हो। ओके, इट सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ ऑल डेटा, साहब जितने भी डेटा है सब आपको अब एक जगह पे मिलेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो, तीन यूजर लेफ्ट राइट साइड पे जो वो तीन कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं, तो वो तीन यूजर्स के, और तीन यूजर्स एक ही डेटाबेस को, डेटा वेयरहाउस को एक्सेस कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइज्ड है, डेटा रखा एक जगह है बट एक्सेस वो कई जगह पे होगा, तो सेंट्रलाइज्ड व्यू प्रोवाइड करता है। Once all data is identified as consistent, an organization can generate one version of truth। कहने का मतलब है जब डेटा एक जगह पे रखा है और उसे तीन लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या तीनों लोग एक ही तरीके का डेटा एक्सेस कर रहे होंगे? यस। तो जो डेटा x के पास होगा वही डेटा y के पास होगा, वही डेटा z के पास होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट से चलोगे तो हर एक को एक ही ट्रुथ, एक ही फैक्ट मिलेगा, अलग अलग फैक्ट अलग अलग यूजर को नहीं मिलेंगे। इट जनरेट्स वन वर्जन ऑफ ट्रुथ। ओके, डेटा वेयरहाउस कैन क्रिएट अ हिस्टोरिकल डेटा। ऑब्वियसली 2008 का डेटा क्या है, 2009 का, 10 का, 11। तो अगर 2020 ये चल रहा है तो आप 2008 से लेकर 2020 तक का डेटा आप देख सकते हो। तो इट प्रोवाइड्स व्हाट, हिस्टोरिकल डेटा। क्लियर, जिसकी बेसिस पे आप ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। A data warehouse provides tools, okay, to combine data to provide new information and analysis। मैंने अभी आपको बताया था, वहीं पे जीपी आ गया, उसी एक डेटा से फिर मैंने उसी से जीपी रेशियो भी निकाल लिया था, उसी से मैंने इनकम टैक्स भी निकाल लिया था। क्या उसी से मैं जीएसटी भी निकाल सकता हूँ? यस। मतलब एक ही सेट ऑफ डेटा से आप टूल यूज करके, कौन सा टूल, ETL याद आएगा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड टूल को यूज करके आप एक ही डेटा से कई तरीके की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते, एनालाइज कर सकते, रिपोर्ट कर सकते हो। तो प्रोवाइड्स टूल्स टू कंबाइन डेटा टू प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस, बहुत ना। तो इसको अगर याद करने 5 पॉइंट है तो मैं बिल्कुल सिंपल से टिप्स देता हूं दोस्तों। टच, TOUCH, टच, टच कर दो उसको। TOUCH, TOUCH क्या बोल रहा है देखो जरा, यहां पे ये बोलता है T फॉर टूल्स टू प्रोवाइड, tools to combine data to provide new information and analysis। O for one version of truth, ये अंडरलाइन करते चलना। T for tools हो गया, O for one version of truth, U for better understanding of data that is currently collecting or the data which is not being collected। Okay, C for centralized view provide करता है, and H for historical record provide करता है। तो सिंपल टच है। तो T for क्या प्रोवाइड कर रहा है, tools to
combine data and use for what data analysis and provide new information. Okay, O for क्या बोलते हैं दोस्तों, it provides one version of truth. U for क्या बोलता है, better understanding of data. C for क्या बोलता है, centralized view of all the data. Okay, H for क्या बोलता है, it provides historical record of data. क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ दोस्तों? यस, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे. नाउ डेटा माइनिंग मतलब क्या बताया था दोस्तों? डेटा माइनिंग मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, राइट, डेटा को निकालना. तो बहुत सारे डेटा इसमें रखे हुए थे, राइट, बट मुझे क्या चाहिए था? तो डेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, कलेक्ट किया. क्लियर? अराउंड से सपोज मान लो 40 TB का डेटा है. ओ यूट्यूब, अब बताओ यूट्यूब में इतनी सारी मूवीज हैं. अब सोचो अगर वहां पे सर्च इंजन ना हो, ये देखो आप, यस, ओके, ये रहा यूट्यूब. ओके, और यूट्यूब ये रहा. ओके, यूट्यूब ये रहा. अब मुझे इतने सारे डेटा यहां पे रखे हुए ऐसे सपोज मान लो, ठीक है. अब मुझे यहां पे डेटा अगर देखना है, किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है, ऐसे सपोज ओके, गुरु गुप्ता सर का लेक्चर देखना है मुझे अगर, तो मैं यहाँ पे गुरु गुप्ता सर, ओके, नाउ गुरु गुप्ता सर क्लिक करता हूं. मतलब इतना सारा वीडियोस है. और अब ये जो मुझे डेटा दे रहा है, ये क्या कर रहा है? आउट ऑफ द इंटायर डेटा ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है. ओके, यहाँ पे देखो सीए गुरु गुप्ता चैनल है, सीए गुरु गुप्ता, आप बिल्कुल समझ रहे हो, सही समझ रहे हो बेटा, मैं चैनल की मार्केटिंग ही कर रहा हूँ थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है. तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. नहीं, अच्छा लगेगा यार मेरे को, आप लोग जुड़ोगे हमारे साथ तो, राइट, और आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम. ओके, तो थोड़ा बहुत अगर हम आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ो, राइट, आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हमारी मदद करो, तो यस डेफिनेटली मैं इसके लिए बहुत ही थैंकफुल रहूँगा. एंड जो भी मैं बढ़ूंगा, कहीं पे भी जाऊंगा दोस्तों, तो वो आपके बिना सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता. तो सपोर्ट तो आपकी मुझे हर जगह पे जरूरत पड़ेगी, राइट. तो बिल्कुल दोस्तों आपके सपोर्ट के साथ ही चलना है. तो मैं चाहूंगा आपसे, इवन एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और जो भी लेटेस्ट अपडेशंस आते हैं, जो नए नए वीडियोस हम डालते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो अभी ये एक्चुअल में ये जो यूट्यूब है दोस्तों, ये यूट्यूब एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये डेटा को पहला रीड करता है, एंड डेटा को जो रेलेवेंट डेटा है, जो मैंने चाहा, जो मैंने यहाँ पे अभी गुरु गुप्ता सर डाला, तो जितने भी वीडियोस में गुरु गुप्ता सर है, तो वो सिर्फ वीडियोस ढूंढ के मुझे जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग प्रोसेस. क्या बोलते हैं? डेटा माइन करना, राइट. जैसे देखो आपके इस तपेले पे दूध रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? दूध रखा हुआ है. बट आपको ये दूध दिख रहा है, बट इसके अंदर मेरे को दूध भी दिख रहा है, दूध के साथ साथ इसमें घी भी दिख रहा है, मेरे को दही भी दिख रहा है. तो क्या करना पड़ेगा? इसको मथना पड़ता है, राइट. वो मथनी आती है, उससे उसको मथना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ओके, माइन करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है. और जब वो बढ़िया मथ जाता है, देन वो जो उसका दही है, राइट, वो बाहर आना शुरू होता है. तो इतने सारे, बहुत सारे दूध में हमने इतना सा दही, और इस दही में इतना सा घी. That is something called as what? Extraction of relevant data out of the complete data. The data mining is a process to extract the relevant information either from, come on, data warehouse or from data mart. डेटा माइनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट दी रेलेवेंट डेटा. तो नाउ सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा डाला, ये डेटाबेस था, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया. तो नाउ दिस इज कंप्लीट डेटा, राइट. अब ये कंप्लीट डेटा आ गया. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. आ रहा है बात समझ? यस. तो कंप्लीट डेटा स्टोरेज, देन उसका एक्सट्रैक्शन, स्टोर एक्सट्रैक्शन, स्टोर एक्सट्रैक्शन, स्टोर एक्सट्रैक्शन. सिंपल. तो it is a process to extract the relevant information either from data warehouse or from data mart. क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? बहुत बढ़िया. नाउ इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस एंड डेटा रिपोर्टिंग के लिए चाहिए होता है. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बोला सेल्स ट्रेंड देना है, सेल्स ट्रेंड में दोस्तों रिलेशनशिप होना चाहिए. किसका? टाइम का
एंड सेल्स का। तो जब तक टाइम को सेल्स के साथ आप रिलेट नहीं करोगे तब तक आपको सेल्स ट्रेंड मिल ही नहीं सकता, पता ही नहीं चलेगा कौन सा सेल किस टाइम का है, राइट। तो रिलेशनशिप एंड ग्लोबल पैटर्न्स में आप और निकाल सकते हो। सेल्स का कमीशन के साथ आप लिंक कर दो तो आपको कमीशन वाइज सेल्स मिलना शुरू है। टाइम भी इसमें लिंक कर दो तो पता चलना शुरू हो जाएगा साहब किस टाइम पे कितना सेल्स हुआ, कितना कमीशन आपने दिया। उसी में आप लिंक कर दो जीएसटी तो पता चल जाएगा किस टाइम पे कितना सेल्स हुआ, कितना कमीशन दिया, कितना जीएसटी पे किया। Clear? So this is the best suitable technique what we have to maintain what large amount of data. तो अगर आप ये डाटा माइनिंग प्रोसेस हटा दो, सर्च इंजन एग्जांपल मैं दे सकता हूं इसका, गूगल सर्च इंजन, अगर आप इसको हटा दोगे दोस्तों तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इतना बड़ा डेटा जब आपको ढूंढने से ही नहीं मिल रहा है, कहां ढूंढोगे साहब, पॉसिबल ही नहीं। मेडिकल की शॉप देखो, अगर उनको पता ही ना कौन सी मेडिकल कहां पे रखी है, राइट, तो उन्हें एक अपना सिस्टम बना के रखते हैं अल्फाबेटिकली कि अपन प्रॉपर तरीके से मेडिसिन जो भी डिमांड आती है वो हम डिलीवर कर सकें। क्लियर? तो डेटा माइनिंग प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमने इस सेशन पे आपके साथ 3 क्वेश्चन डेटा वेयरहाउस के डिस्कस कर लिए, राइट। कौन कौन सा? क्राइटेरिया, देन इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ, कितने तरीके से डेटा वेयरहाउस बनाए जा सकते हैं, देन इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, राइट। यस, ये तीनों चीजें हमने यहां पे डिस्कस कर ली। नाउ अब आता है दोस्तों हमारे पास बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स, तो यहां पे एक अमेंडमेंट आया डेटा माइनिंग में। अमेंडमेंट क्या है? नया क्वेश्चन ही आया है। तो डेटा माइनिंग का वो जो क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा अभी, ये रहा यहां पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो अब आपका एग्जाम आएगा, ये एकदम अभी ताजा क्वेश्चन है बेटा, और ये 100% में से 80% चांसेस हैं इसके आने के। 100% में से 80% चांसेस है। बट बिफोर एंटरिंग इनटू दिस पार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एनालिसिस क्या होता है। मैंने बताया था एनालिसिस, तो एनालिसिस में यहां पे इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी अमेंडेड क्वेश्चन है, अमेंडमेंट आया हुआ है, राइट। तो न्यू क्वेश्चन है, इसके भी 80% चांसेस है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। तो न्यू क्वेश्चन, इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है 80% है एग्जाम में आने की, ओके। तो आ जाओ यहाँ पे देते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स, ओके। नाउ बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा डेटा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यूट्यूब, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ओके। IRCTC बिग डेटा है, कितना सारा डेटा है वहां पे, एनालिटिक्स करना है। ट्रेन की इंफॉर्मेशन अलग है वहां पे, ओके। ट्रेन का डेटाबेस है, फिर इसके बाद कस्टमर का डेटाबेस है, कस्टमर कौन कौन से टिकट कब जनरेट कर रहा है ये इंफॉर्मेशन है वहां पे। स्टेशन कोड का बहुत सारा डेटा वहां पे अवेलेबल है। गूगल मैप अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा डेटा है, दुनिया भर में कौन सी रोड, ओके। जीपीएस सिस्टम, ओके। अब ये देखो जो जीपीएस सिस्टम, अगर मैं बात करूं नेविगेशन पॉइंट, सोचो कैसे एनालिसिस करता है डेटा को, कौन सी गाड़ी कहां पे है, आप कौन से लोकेशन पे हो, वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे दे रहा है। किस समय पर राइट टर्न मारना है, किस टाइम पर लेफ्ट टर्न मारना है, कितना स्ट्रेट जाना है, कहां पे कितना ट्रैफिक है, ज्यादा ट्रैफिक है, कम ट्रैफिक है, क्लाउड इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। इट्स नॉट सो सिंपल टास्क। अगर आप यहां पे देखो, ओके, यहां पे आता है, यस, आप देखो यहां पे ये बता रहा है भाई कि किस तरीके से आपको जो है सिस्टम को यूज करना है रोड को समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, और आप उस सिस्टम को फॉलो करते हुए ये पूरा आप अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। बता रहा है कहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, पार्किंग के लिए अब ये पूछ रहा है। पेडेस्ट्रियन नेविगेशन, पैदल चलते चलते,
Sygic, best buddy to millions of people on the go. Visit www.sygic.com. बोलो ओके, अब समझो ये ऐसे ही काम नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी टीम, राइट, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी टीम काम कर रही है। अब इस अगर सॉफ्टवेयर पे आप देखो तो पूरी दुनिया का डेटा, एक एक रोड, राइट, कौन सी रोड किधर पे मुड़ रही है, वो एक छोटा सा डेटा भी इस सिस्टम पे स्टोर्ड है। उस डेटा को अपडेट करना, मैनेज करना, राइट, कौन सा रास्ता कहाँ से जुड़ रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस जगह पे अवेलेबल है, ट्रैफिक कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ये सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना इज नॉट अ सिंपल टास्क, राइट। तो अगर मुझे ऐसे डेटा एनालिसिस करना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बिग डेटा एनालिटिक्स। इट इज नॉट लाइक अ डेटा जो आप एक्सेस करते हो एमएस वर्ड में, ओके, 10-15 सेल्स के ट्रांजैक्शन है, अब आप उसमें से पूछते हैं आउट ऑफ दैट कितनों ने पैसे लिए, कितना, दिस इज कॉल्ड एज वेरी माइन्यूट स्मॉल स्केल data analysis. But when we are talking about what, IRCTC, when we are talking about YouTube, when we are talking about population database, this is something called as what, big database. ओके, और ऐसे डेटा को एनालाइज करना, ओके, एक्सेल के बस की बात नहीं है। यू नीड टू हैव अ वेरी साउंड सॉफ्टवेयर मस्ट बी अवेलेबल दैट इज वेरी कनेक्टेड विद द इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स होने चाहिए, ओके, ग्राफिक्स अवेलेबल होने चाहिए सो दैट आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओ। सोचो अगर ये जीपीएस का जो डेटा था ये ग्राफिक्स में ना होके पैराग्राफ में आता, ये टेबल फॉर्म में आता, तो साहब कोई भी इस डेटा को नहीं देखता था। तो इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए किस में लाया गया, ग्राफिकल मोड में लाया गया, इमेज फॉर्म में लाया गया, ओके, एंड उसके तरीके से आप इस चीज को बहुत जल्दी समझ सकते हो कि रास्ता कहाँ पे। अब ये अगर ऐसा बोलता, अब देखो वो वहां पे बोलती भी है एक मैडम, जस्ट गो स्ट्रेट, टेक टर्न लेफ्ट, टेक टर्न राइट, ओके, ये अगर नहीं बोलती वहां पे लिख के आता, ओके, नाउ टेक टर्न लेफ्ट, देन टेक टर्न राइट, ओके, देन गो स्ट्रेट, ओके, टुवर्ड्स 100 meters away and then they're taking what, left turn, right turn, इस तरीके से अगर आता या वहां पे स्टेटमेंट पे आता, then it would be very difficult for user to understand those data, राइट। तो इसे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्किंग सिस्टम, ओके, एंड बहुत ही हाई लेवल सॉफ्टवेयर की यहाँ पे जरूरत पड़ी। एंड ऑब्वियसली यूज स्टोरेज डेटा इज, यूज स्टोरेज एरिया इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। नाउ देखो यहाँ पे बिग डेटा क्या बोलता है, बिग डेटा यूजुअली इंक्लूड्स डेटा सेट्स विद साइजेस बियॉन्ड द एबिलिटी, क्या बोल रहा है ये, बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एक्सेल की बात नहीं होगी साहब, यहाँ पे बात होगी गूगल मैप्स की, यहाँ पे बात होगी नेविगेशन पॉइंट की, यहाँ पे बात होगी सैटेलाइट कनेक्शन की। एक्सेल पे काम नहीं होना है। बिग डेटा फिलॉसफी इनकम्पासेस, 3 तरीके के डेटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ 3 तरीके के डेटा होते हैं, ओके, एक होता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, ओके, एक होता है दोस्तों अनस्ट्रक्चर्ड। नाउ स्ट्रक्चर्ड डेटा अगर मैं बात करूं, से सपोज आप समझना, अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर्ड डेटा, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे सेल्स डेटा, जो हो गया सेल्स वो हो गया, कभी भी चेंज नहीं होगा। पिछले साल का सेल अभी कभी चेंज होगा नहीं होगा, उतना ही रहेगा। करंट ईयर का सेल, जो सेल आपको दिख रहा है वही सेल यहाँ पे आएगा, बात खत्म है। सेल्स में कुछ भी चेंज नहीं, सेल्स मतलब सेल्स होता है, परचेज मतलब परचेज होता है। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ओके, सेल बता दिए भाई, सेल 10 लाख का है, यस 10, कोई चेंजेस नहीं होना है, ओके। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कब चेंज हो जाए भगवान जाने, क्या पता साहब, ओके। गवर्नमेंट स्कीम, अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम आज ये बता रहा है तो कल कुछ और भी हो सकता है, बट जो सेल आज बता रहा है वही सेल अब कल भी बताएगा। ये जो सेल की वैल्यू है 4 साल बाद भी, आज की जो सेल वैल्यू है वो कभी भी आप देखोगे ये रहेगी, स्ट्रक्चर्ड डेटा। गवर्नमेंट स्कीम अनस्ट्रक्चर्ड। कंज्यूमर बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर ये क्या है दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड, कभी भी चेंजेस हो सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज टैक्स रेट, कभी भी चेंज हो सकता है,
ये आज जरूरी नहीं है साहब कि आज टैक्स रेट इतना है, कल को टैक्स रेट कुछ भी चेंज हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चेंजेस ला सकती है। एक्ट के थ्रू आया तो अगले साल चेंज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी की बेसिस पे कुछ भी चेंज ला सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड है। सेमी स्ट्रक्चर्ड मैं बोलता हूं साहब इनकम टैक्स, मैंने क्या बोला है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है। जीएसटी क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है। बट इनकम टैक्स का जो टैक्स रेट वाला पार्ट है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। बट इनकम टैक्स की जो वैल्यू और सैलरी वाला पार्ट है वो क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि सैलरी जो मिलना है, आज जो सैलरी मिल गई वो सैलरी हमेशा वही रहेगी। अब उसने अगर बोल दिया कि आज की सैलरी 10,000 है तो अगले एक साल तक राइट वो सैलरी जो है 10,000 पे ही चलने वाली। अगर उसने स्पेसिफिकली बोला है कि इंक्रीमेंट हो सकता है तो इंक्रीमेंट होगा, नहीं बोला है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो जो वैल्यू, तो इनकम टैक्स जो आप निकालते हो दोस्तों वो दो चीजों को मिलके निकलता है। ओके, इनकम टैक्स जो है वो दो चीजों को मिलके निकलता है। नंबर 1 इज, एक तो आएगा अमाउंट, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी हो, एंड दूसरा आता है रेट। तो रेट वाला जो पार्ट है, रेट वाला जो पार्ट है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड, कभी भी चेंज हो सकता है। बट अमाउंट वाला पार्ट है क्या है, स्ट्रक्चर्ड। और चूंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आ रहा है बात समझ में, तो इनकम टैक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। कि मतलब कुछ पोर्शन इसका स्ट्रक्चर्ड है एंड कुछ पोर्शन जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। और जब हम बिग डेटा एनालिटिक्स करते हैं, क्या बोला मैंने, जब मैं बिग डेटा एनालाइज करता हूं तो उसमें से कुछ डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड कुछ डेटा जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। बट अपना जो मेन फोकस होता है दोस्तों वो अनस्ट्रक्चर्ड। इतना बड़ा आप सॉफ्टवेयर बनाए हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए नहीं बनाए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए। इट इज द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। ऑब्वियसली लार्ज तो होगा ही क्योंकि अपन ग्लोबल डेटा बात करें, बट कॉम्प्लेक्स भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ग्राफिकल डेटा भी यूज करते हैं, मीडिया डेटा भी यूज करते हैं, राइट। तो सिर्फ टेक्स्ट वाला डेटा ही यहाँ पे नहीं होता है, ग्राफिक्स, जैसे मैंने जीपीएस की बात की और उसमें एक मैडम है जो बोलती रहती है दैट इज कॉल्ड एज ऑडियो डेटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मीडिया डेटा। तो ऐसे डेटा को भी उसमें डालना पड़ता है एंड दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू मैनेज दोज डेटा इन द डेटा बेस, राइट। तो उसके लिए डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर की हमको जरूरत पड़ती है। बिग डेटा चैलेंजेस इंक्लूड एज टू मैकेनिज्म फॉर, कम ऑन, सबसे पहले क्या बोलता है, इसको कैप्चर करो। तो ऐसे डेटा को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कैप्चर करना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। डेटा को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, तो डेटा अगर आप स्टोर करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, सर्च फीचर भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको डेटा नहीं मिलेगा। डेटा आप शेयर भी कर सको, तो अपन देखो नेविगेशन वगैरह, भाई हमारा लोकेशन यहाँ पे हम शेयर भी कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो अगर गूगल पे की बात करो, राइट, तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आप यूज करते हो तो आप पेमेंट वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हो। विजुअलाइजेशन, अपना बिजनेस का जो भी डेटा है आप एक जगह पे बैठे बैठे इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपका बिजनेस है वो पूरे बिजनेस आप एनालाइज कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो और सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो। तो बिग डेटा को मैनेज करने के लिए सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हाउ टू कैप्चर द डेटा, हाउ टू स्टोर द डेटा कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इसको बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, बट यस it is quite difficult. Okay, then it uses predictive analysis. मतलब मैंने क्या बोला, प्रिडिक्टिव। अब सोचो ना, अब अगर ये बिग डेटा आपको 10 साल का सेल्स डेटा देता है, 10 साल का सेल्स डेटा देता है, बोलता है भाई 1 लाख है, फिर 2 लाख हुआ, फिर 3 लाख हुआ, फिर 4 लाख हुआ, फिर 5 लाख हुआ, तो 5 साल का इसने डेटा दे दिया। अब बताओ 6th ईयर के सेल में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अभी 6th ईयर आया नहीं, बट मैं पूछ रहा हूं क्या हो सकता है। 5 के ऊपर जाएगा, 5 के नीचे जाएगा, ये बताओ जरा। 5 के ऊपर जाएगा, राइट। तो 5 के ऊपर जाएगा, अभी हुआ क्या, नहीं हुआ, बट फिर भी आपने क्या किया, प्रेडिक्शन। यस, तो इट यूजेस व्हाट, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। यूजर के बिहेवियर को अपन समझ सकते हैं। देखो इंप्लॉइज काम कर रहा है, तो अब मैं देख रहा हूँ यार इंप्लॉइज कितने घंटे काम करता है रोज, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करता है, कितना एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो अगर ये मुझे डेटा थ्रू आउट द पीरियड मिल रहा है तो मैं यूजर के बिहेवियर को समझ सकता हूँ कि कितना अटेंटिव है, कितना लेबोरियस है, कितना इंटेलेक्चुअल है, ये मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, एंड देन अदर एनालिसिस यू कैन डू बाय डूइंग व्हाट, दिस वे। तो बिग डेटा एनालिसिस कैन फाइंड न्यू कोरिलेशंस टू स्पॉट बिजनेस ट्रेंड। ऑब्वियसली मैंने बताया सेल्स ट्रेंड वगैरह आप एनालाइज कर सकते हो, डॉक्टर्स मेडिसिन डिजीज वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी देखो कोरोना फैला हुआ है, राइट। तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं। अभी तो आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने एक सॉफ्टवेयर निकाला है, दैट इज आरोग्य सेतु करके है, राइट। तो वो आप सॉफ्टवेयर जो, अब वो सोचो कैसे सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर में ऐसा थोड़ी ना मैंने कोई दवाई या मेडिसिन मिक्स कर दी, इट इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग, राइट। और वो प्रोग्रामिंग के थ्रू बता पाता है कि सामने वाला जो है वो कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है, राइट। यस,
देन इसके बाद साइंटिस्ट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, प्रैक्टिशनर्स ऑफ मेडिसिन, ऐसे लोग हैं जो इस बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज करते हैं एंड जो रेलेवेंट डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, एंड एज अ रिजल्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट दोस्तों मैं बोलता हूँ. आप सोचो, पहले अगर आप 15-20 साल पहले जाओ तो आप अपना डेटा किस में स्टोर करते थे दोस्तों? कैसेट में, राइट. तो जो मूवीज वगैरह डेटा आती थी कैसेट्स में स्टोर करते थे. और फ्लॉपी, उस समय इतना ही होता था फ्लॉपी. ओके, 1.64 MB की होती थी. गाना भी एक स्टोर नहीं कर सकते इस फ्लॉपी पे, सिर्फ MS वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, इसी तरीके के स्टोर होते थे. क्योंकि उस समय डेटा ही जो डिजिटल डेटा था, कंप्यूटर डेटा बहुत कम था. मीडिया तो भूल जाओ, मीडिया था ही नहीं कंप्यूटर के जमाने पे. कैसेट्स इसलिए यूज होते क्योंकि उसके लिए सेपरेट डिवाइस आते थे और वो मीडिया डेटा आप उन्हीं के थ्रू प्ले कर सकते थे. बट जैसे ही मैंने प्रोग्रामिंग में इजाफा किया, नए नए प्रोग्रामिंग्स बने, तो डेटा मेरा बढ़ता गया. जब डेटा बढ़ता गया तो डेफिनेटली स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ी, तो जस्ट डबल हुआ और मेरे पास आया दोस्तों CD DVD. तो जहां पे आप 10 गाने स्टोर कर सकते थे एक कैसेट में, अब वहां पे आप 100 गाने स्टोर कर सकते थे. और जब DVD आ गया तो आप वहां पे 1000 गाने स्टोर करने लगे. DVD से बड़े तो पेन ड्राइव आया. ओके, पेन ड्राइव में आप साहब 10,000 गाने स्टोर कर सकते थे. और पेन ड्राइव के बाद दोस्तों हार्ड डिस्क आ गया. और पहले तो हार्ड डिस्क से 512 GB का आता था, आज के हार्ड डिस्क आप 22 TB के आ रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है? हर दूसरे तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल जो हमारा डेटा है, डिजिटल डेटा, वो जस्ट डबल हो जाता है, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखो 40 मंथ्स में ये बोल रहा है, द वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजिकल पर कैपिटा कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन हैज रफली डबल्ड. मतलब एक एक बंदे की जो कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने की, वो क्या हो रही है? जस्ट डबल हो रही है ऑन एवरी 40 मंथ्स. अब आप खुद देखो ना, मैं बीइंग इंडिविजुअल, मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अब ये लेक्चर्स मैंने क्रिएट किया, क्या करूंगा? मुझे स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आई एम यूजिंग गूगल ड्राइव, आई एम यूजिंग हार्ड डिस्क, आई एम ऑल्सो यूजिंग यूट्यूब वर्क स्पेस प्रोवाइडेड बाय द यूट्यूब कंपनी. मैं वहां पे भी अपने लेक्चर्स डाल देता हूँ. तो इतना जो लेक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए ना दोस्तों, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. और ये बता रहा है, एनालिसिस बता रही है, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल जो है, जो अपने को स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए वो जस्ट डबल चाहिए डेटा स्टोर का. तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या बोलता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखो तो मैं बोलूंगा साहब, बिग डेटा एनालिटिक्स में पहला क्या बोलता है? बियॉन्ड द कैपेबिलिटी. बियॉन्ड द कैपेबिलिटी, और बहुत हाई लेवल सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ पे. तो ये आप याद रख लेना, हाई लेवल सॉफ्टवेयर चाहिए. ओके. दूसरा बोलते हैं साहब, जो डेटा है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए. कॉम्प्लेक्स डेटा भी यहां पे स्टोर होगा. क्लियर? देन इसके बाद बोलता है चैलेंजेस हैं बहुत सारे. ये आप एक एक शब्द लिखोगे ना तो आपको ये पूरी चीजें समझ में आ जाएगी. इंट्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है दोस्तों. ओके, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, तो प्रिडिक्शन आप कर सकते हो. ओके, देन इसके बाद नए कोरिलेशन, तो रिलेशनशिप की बात करेगा ये. नए रिलेशनशिप आप बना सकते हो डेटा के बीच में. ओके, एंड स्टोरेज स्पेस, ऑब्वियसली स्टोरेज स्पेस डबल हो जाता है. और यहाँ पे ये फील्ड और एरिया कहाँ कहाँ के लोग एक्सेस कर सकते हो, हु कैन यूज दिस बिग डेटा एनालिटिक्स. तो ऑब्वियसली जो बिजनेस टाइकून्स हैं, दे कैन एक्सेस व्हाट? बिग डेटा एनालिटिक्स. ये कंप्लीट हो गया. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग? ये देखो लिखा है, एबिलिटी टू प्रोसेस बिग डेटा ब्रिंग्स मल्टीपल बेनिफिट्स. क्या मल्टीपल बेनिफिट्स आ रहे हैं? तो कई सारे बेनिफिट्स आते हैं. मल्टीपल बेनिफिट, नंबर 1, बिजनेस कैन यूटिलाइज आउटसाइडर्स इंटेलिजेंस. आउटसाइडर इंटेलिजेंस. अब आप देखो, आपको अगर अपने बिजनेस में डिसीजन लेना है तो सिर्फ आप अपने सॉफ्टवेयर के बेसिस पे डिसीजन लेते हो, या गूगल भी यूज करते हो? गूगल यूज करते हो ना, फेसबुक भी यूज करते हो या नहीं करते हो? यस. तो दीज आर कॉल्ड एज आउटसाइडर्स इंटेलिजेंस. मतलब एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को भी आप यूज कर सकते हो अब डेटा को एनालाइज कर. तो बिग डेटा एनालिटिक्स में आप दूसरे सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हो. एक्सेस टू सोशल डेटा, यस, सोशल मीडिया में अभी आप जा सकते हो एंड यू कैन इजिली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो अगर वायरस वगैरह आ रहा है तो उसको आप इजीली स्कैन कर सकते हो, राइट. दैट इज सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके थ्रू वायरस की स्कैनिंग पॉसिबल है. कोई अनऑथराइज्ड यूजर तो नहीं जो डेटा ट्रैफिक के थ्रू आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा हो, अनऑथराइज्ड नेटवर्क के थ्रू आपके डेटा को एक्सेस कर रहा हो. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो. दूसरा, इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस. ऑब्वियसली आप अमेजॉन को देखो, अमेजॉन
कितना बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को। फ्लिपकार्ट देखो, तो आप इस तरीके से अपने कस्टमर्स को, अच्छा मोबाइल ऐप्स आ गए, तो हर एक ने अपना मोबाइल ऐप्स लॉन्च कर दिया अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। एजुकेशन सेक्टर में आज के डेट में आप देखो, कोरोना फैला हुआ है पूरे देश में विदेश में, राइट। तो अब ठीक है, गुड्स वगैरह जो होते हैं वो एजुकेशनल तो नहीं है या सर्विस तो नहीं है, तो उसकी फिजिकल डिलीवरी तो देनी पड़ेगी। बट जब मैं अपने टीचिंग की बात करता हूँ तो टीचिंग के लिए फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। मैं मोबाइल ऐप्स बना के या वेबसाइट में डाल के आपको अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू फिजिकल डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स, राइट। तो यस, अपन कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ओके। एंड तीसरा आता है दोस्तों बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एफिशिएंसी मतलब होता है कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफलोड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा दैट्स डील व्हाट बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कम से कम टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। आउटपुट मतलब यू कैन एक्सेस द डेटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम। यहाँ पे लिख सकते हो यूजर कैन एक्सेस लार्ज डेटा इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Improved customer services, obviously you can deliver services to the customer within a short span of time, yes, and ability to provide। तो यहाँ पे तीन चीजें आ गई, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर सकते हो, ओके। दूसरा सोशल मीडिया आप एक्सेस कर सकते हो। तीसरा जो है सॉरी रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ये भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1 मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएगा, नंबर 2 दैट इज कस्टमर सर्विसेज इम्प्रूव्ड हो जाएगी, एंड देन बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों, यस और नो? यस, पक्का 100% यस, ओके। नाउ डेटा वेयर हाउस हो गया हमारे पास। नाउ बिग डेटा प्रोसेसिंग हमने कवर कर लिया दोस्तों। एंड लास्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास, डेटा माइनिंग आता है। बट यस, ज़्यादा टाइम हो गया है तो यहाँ पे एक अपन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। एंड देन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।